हरियाणा गौ सेवा आयोग ने तय किया है कि अब मध्य प्रदेश के किसानों को बूढ़े बैलों की सुरक्षा और सिर्फ कृषि के लिए ही उपयोग किए जाने की शर्त पर बैल दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के किसानों को बेचे जाने वाले बैलों की स्थिति पर हरियाणा गौ सेवा आयोग नजर रखेगा। मध्य प्रदेश के किसान खेती के लिए हरियाणा से बैल लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें लावारिस छोड़ देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसानों को बैल देते समय उनके सामने ये शर्त रखी जाएगी कि वो बैलों को बुढ़ापे में लावारिस नहीं छोड़ें। इसके अलावा दूसरी शर्त ये भी होगी कि बैलों का इस्तेमाल सिर्फ कृषि के लिए होगा। मैंने कहा कि हम 10,000 बैल देंगे आपको, लेकिन एक तो हमें सबसे गवर्नमेंट से भी और आपके जो गौ सेवा बोर्ड है उससे भी हमें एक ऐसा पत्र चाहिए लिखित में कि भाई जो हम बैल यहाँ से भेजेंगे वो केवल कृषि उपयोग में वो काम करेंगे और अपने काम करने के बाद उनको पालेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा गौ सेवा आयोग ने मध्य प्रदेश गौ सेवा आयोग के माध्यम से वहां के किसानों को 10,000 बैल देने का समझौता किया है, क्योंकि हरियाणा में बैल कृषि के लिए उपयोग हो रहे हैं और हरियाणा में ये बैल आवारा मवेशियों के रूप में दिक्कतों की वजह बनते हैं। जितने भी किसान वो लेंगे उन किसानों से हम एफिडेविट लेना चाहेंगे और उनकी कॉपी आप अपने पास भी रखें और वहाँ जो मध्य प्रदेश का पशुपालन विभाग है उसके माध्यम से हम उनको बेचेंगे, ताकि सरकार की भी गारंटी उसके बीच में हो जाए। यानी हरियाणा गौ सेवा आयोग की योजना कारगर साबित हुई तो किसान बुढ़ापे में बैलों को लावारिस नहीं छोड़ पाएगा। चंडीगढ़ से कुलदीप दीवान के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। सीएम वीरभद्र सिंह के जुगाड़ सरकार वाले बयान पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने चुटकी ली है। वीरभद्र सिंह के जुगाड़ सरकार वाले बयान पर चुटकी लेते हुए पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और हर दल अपनी अपनी चाल चलने में जुटा हुआ है। वहीं सत्ता के रथ पर सवार होने की हसरत रखने वाली बीजेपी का दावा है कि अब सूबे को जुगाड़ू नहीं जुझारू सरकार चाहिए। हम तो मुख्यमंत्री मान रहा है कि जुगाड़ू है, तो लोगों को जुगाड़ू सरकार नहीं चाहिए, जुझारू सरकार चाहिए। जो केंद्र से मिल रहे पैसे का सदुपयोग करे, विकास की योजनाएं बनाए और प्रदेश को आगे बढ़ाए। यहाँ तो जो काम हमारे कार्यकाल में हुए थे उनको भी आगे पूरा नहीं कर पाए और उनको मेंटेन भी नहीं कर पाए। तो रखरखाव के लिए इनके पास पैसा नहीं, जिस तरह का पूरी तरह असफल है हर मोड़ के। लेकिन सत्ता की चौकड़ी में शामिल हिमाचल कांग्रेस का दावा है कि सरकार ने प्रदेश में चौतरफा विकास किया है। बकौल कैबिनेट मंत्री कौल सिंह ठाकुर, वीरभद्र सरकार का मिशन रिपीट जरूर पूरा होगा। तो हमने थोक में विकास के काम किए हैं, उसके आधार पर जो है निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो गई अगले चुनाव में। हिमाचल बीजेपी का दावा है इस सूबे के विकास की रेल पटरी से उतर चुकी है, जबकि कांग्रेस विकास के दावे करते नहीं थक रही। बिलासपुर से विजय भारद्वाज, जी मीडिया। माफिया हटाओ प्रदेश बचाओ नारा देने वाली बीजेपी ने सीएम वीरभद्र सिंह के बयानों को उनकी हताशा करार दिया। हिमाचल बीजेपी नेता रणधीर शर्मा का आरोप है कि सीएम अपने पद की गरिमा को भूल गए हैं। सिरमौर में सीएम वीरभद्र ने बीजेपी के माफिया हटाओ प्रदेश बचाओ मुहिम की खबर ली तो ऊना में बीजेपी नेता रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर पलटवार किया। उनका कहना है कि सीएम जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे उनकी हताशा साफ नजर आती है। उन्होंने कहा कि सीएम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी लगता है अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जिस तरह से वो विपक्षी नेताओं के बारे में बयानबाजी करते हैं, विपक्षी पार्टियों के बारे में बयानबाजी करते हैं और आजकल तो अपनी ही पार्टी और अपने ही मंत्रियों और सांसदों के बारे में बयानबाजी करते हैं। मुझे लगता है उनके मन में हताशा है, उनके मन में निराशा है। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी को चुनाव नजदीक आने पर ही सब कुछ याद आता है। उन्होंने सीएम पर सवाल उठाने वाली बीजेपी से उसके कार्यकाल का हिसाब मांगा है। भाजपा के नेता जब इलेक्शंस आते हैं तो इनको दिखना शुरू हो जाता है कि शराब जहां वो हो रही है। जब इनकी 5 साल सरकार थी तब इन्होंने क्या किया पहले वो बताएं और इसके बाद दूसरों के ऊपर टिप्पणी करें। यानी तस्वीर साफ है कि जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे सियासतदानों के बयान और तीखे होते जाएंगे। सीएम को निशाना बनाने वाली बीजेपी से
कांग्रेस का सवाल है कि पहले वह अपने गिरेबान में जाके फिर दूसरों की बात करे। ऊना से राकेश मल्लिक, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 3 दिवसीय दौरे पर पांवटा साहिब पहुंचे और उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम वीरभद्र सिंह ने बीजेपी के माफिया हटाओ हिमाचल बचाओ मिशन को जनता को गुमराह करने वाला करार दिया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह सिरमौर के 3 दिवसीय दौरे के दौरान पांवटा साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम ने लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने भरली में एक जनसभा को भी संबोधित किया, जहां उनके निशाने पर बीजेपी रही। सीएम का कहना है कि सबसे बड़ी माफिया तो बीजेपी खुद है और किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने बीजेपी पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए आम जनता से सावधान रहने को कहा है। सबसे बड़ी माफिया तो भाजपा है और ये उनके कहने से कुछ नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में माफिया कोई माफिया का राज नहीं है। ये मैच एक रजिस्ट्रेशन नाम करने के लिए। दरअसल हिमाचल बीजेपी ने माफिया हटाओ हिमाचल बचाओ अभियान शुरू किया है। वैसे भी बीजेपी आए दिन माफिया राज हावी होने का आरोप लगाती रही है। सीएम वीरभद्र सिंह ने दावा किया है कि सूबे में फिर से कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। पांवटा साहिब से दिनेश कनौजी के साथ यशराज, जी मीडिया। रोहड़ू हाटकोटी ठियोग सड़क की हालत अब भी खस्ता बनी हुई है। साल 2012 में सियासी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाते हुए इसकी मरम्मत का दावा किया था, लेकिन सड़क की तस्वीर नहीं बदली। ठियोग कोटखोई हाटकोटी रोहड़ू मार्ग अब बहुत ही खतरनाक है। इस मार्ग पर ऐसे भी कई पैचीदा जहां से सफर करना बेहद खतरनाक है। ये एक्सीडेंट प्रोन इलाका है और यहाँ पर आए दिन जो है बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं जो है वो सामने आती हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो खाई है वो बेहद गहरी है। और हम आपको प्रमाण दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि एक ट्रक इस सड़क के बिल्कुल साथ में जो एक खड्ड बह रहा है, नाला बह रहा है, वहाँ से जो है वहाँ पर एक ट्रक पड़ा हुआ है और इसमें जो चालक था उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी ट्रक के बिल्कुल साथ में आप देख सकते हैं और वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इसमें पूरा परिवार सफर कर रहा था और 5 लोग करीब इस वाहन में थे, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई थी। और ऐसे में ये जो अब सड़क है इसमें जो इसकी जो खस्ता हाली है, उसके बाद अब इस तरह के जो अगर प्रमाण सामने आते हैं बेहद दुखद प्रमाण है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस मामले पर अभी भी गंभीर नजर नहीं आ रही है और जो दावे किए जा रहे हैं कि इसका काम जो है वो करवाया जा रहा है, ये दावे कई सरकारों के समय से किए जा रहे हैं। कई साल बीतने के बाद भी अभी तक इस मार्ग को दुरुस्त नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आती हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी के लिए धर्मशाला में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों को कई तरह के टैक्स के झमेले से छूटने की पूरी उम्मीद है। जीएसटी के लिए धर्मशाला में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अभी तक करीब 28% व्यापारियों ने इसके लिए आवेदन किया है। जानकार मान रहे हैं कि जीएसटी से हिमाचल प्रदेश के व्यापारियों को काफी फायदा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर माल दूसरे राज्यों से आता है, लिहाजा व्यापारियों को कई तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। जीएसटी आने के बाद व्यापारियों को इन तमाम तरह के टैक्सों से निजात मिल जाएगी। जीएसटी के आने से हिमाचल प्रदेश के ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जो उनको बाहर से जो वस्तुएं खरीद के लाते थे उस पर उनको सीएसटी टैक्स देना पड़ता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो जीएसटी आने के बाद अब वो सेंट्रल सेल्स टैक्स उनको नहीं देना पड़ेगा। व्यापारियों की सुविधाओं के लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। कर विभाग की वेबसाइट पर इसके लिंक दिए गए हैं। अधिकारी खुद भी व्यापारियों को जीएसटी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमने डिफरेंट जो हमारे पास जैसे ट्रेडर्स है, कोई लग्जरी टैक्स वाले हैं, वेट वाले हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके कहा है कि आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। तथा डिपार्टमेंट पूरी तरह से अवेयर कर रहा है हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको। हालांकि जीएसटी लागू होने में अभी कुछ महीने का वक्त बाकी है, लेकिन व्यापारियों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। धर्मशाला से एस गोपालपुरी, जी मीडिया।
हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को दुनिया में नई पहचान मिली है। मंडी में शिवरात्रि महोत्सव के दौरान आयोजित देव ध्वनि कार्यक्रम में 1806 बजंतरियों ने एक साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। महाशिवरात्रि से ठीक पहले मंडी ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। इन पारंपरिक वाद्य यंत्रों ने हिमाचल प्रदेश के जिले मंडी को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिला दी है। साल 2016 में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान देव ध्वनि के नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें 1806 बजंतरियों ने भाग लेकर पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए थे और अब इसी कार्यक्रम को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली है। और मुझे बड़ा हर्ष है कि यह जो कार्यक्रम, यह जो परफॉर्मेंस की गई थी, इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ने अपने रिकॉर्ड में शामिल किया है। और सभी देवताओं का मैं धन्यवाद देता हूं और सभी कारदारों को और विशेषतः सभी बजंतरियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। दरअसल ये पहला मौका था जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में देव वाद्य यंत्रों को बजाया गया था। ऐतिहासिक पडल मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और हजारों की संख्या में लोगों ने इस अद्भुत नजारे को देखा था। हमने एक देव ध्वनि का कार्यक्रम पिछले साल किया था, जिसमें ये सारे जो बजंतरी है इनकी एक साथ इकट्ठा परफॉर्मेंस, अपनी कला की एक परफॉर्मेंस करवाई गई थी और ये हमारी तरफ से एक उनके लिए एक मान सम्मान बढ़ाने का एक कदम था। मजे की बात है कि जिला प्रशासन ने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ने के खातिर आवेदन किया था। इस बार टारगेट 2000 का रहेगा। मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अरविंदर सिंह, जी मीडिया। फाजिल्का में जिला प्रशासन ने बेटियों के लिए मिशन उड़ान का आगाज कर दिया। जिले की लड़कियों को उस अधिकारी की दिनचर्या देखने का मौका मिलेगा जिस क्षेत्र में वो अपना करियर बनाना चाहती। फाजिल्का की डीसी ईशा कालिया ने जिले की लड़कियों के सपनों को उड़ान देने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की है और इस मुहिम का नाम रखा है उड़ान। उड़ान नाम की इस मुहिम के तहत जिले की लड़कियों को एक दिन के लिए अपना सपना जीने का मौका मिलेगा। मतलब लड़कियां जिस भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं, वो उस क्षेत्र के अधिकारी की एक दिन की दिनचर्या देख पाएंगी और जान पाएंगी कि अपने सपने के मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें किस रास्ते होकर गुजरना है और उस रास्ते में कितनी मुश्किलें हैं। साथ ही इस मुहिम के तहत प्रशासन गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों की मदद भी करेगा। 8th स्टैंडर्ड से लेकर कॉलेज गोइंग गर्ल्स, अगर वो कुछ भी प्रोफेशनल है जो वो एस्पायर करती हैं बनने के लिए, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सिविल सर्विसेज हो, पुलिस हो, आर्मी, बीएसएफ, तो वो एक दिन के लिए वो ज़िंदगी जी सकती हैं। वो आकर एक उस ऑफिसर के साथ अपनी अटैचमेंट कंप्लीट कर सकती हैं। एक स्कीम हम स्टार्ट कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य, जिसमें कि हम उन बच्चियों को जो कि कभी भी हमारे को अप्लाई कर सकती हैं रेड क्रॉस में, और अगर हमें लगता है कि वो लोड़मंद है तो हम उनकी अपने रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू पूरी उनको मदद की जाएगी। साथ ही डीसी की तरफ से उन बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए गए जिन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आयोजित 3 महीने के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में हिस्सा लिया था। और हमने इनिशिएटिव गर्ल्स के लिए ही लिया था, जिसमें कि हमने 30 गर्ल्स को अभी रिसेंटली पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज MR कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट फाजिल्का के साथ टाई अप करके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन कोर्सेज का यही मंशा थी कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आए, उनकी स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश दोनों में इम्प्रूवमेंट हो, सो दैट कल को वो किसी भी कम्पिटिटिव वर्ल्ड में एंटर करते हैं उससे पहले दे टोटली इक्विप्ड। इस कोर्स के लिए बच्चों ने रेड क्रॉस सोसाइटी और डीसी का धन्यवाद किया। साथ ही बताया कि इस कोर्स में उन्हें काफी फायदा हुआ है। I think we learned from this that if we are not feeling confident, we should show it from outside. If we are nervous inside, we should change our body language according to the situation, and we should speak with confidence. इस मिशन का मकसद लड़कियों को स्वावलंबी बनाना है। सुनील नागपाल, जी मीडिया, फाजिल्का। सरकार ने आज साफ कर दिया है कि 1000 रुपए का नोट वापस लाने का उसका कोई प्लान नहीं है। नोटबंदी के तुरंत बाद भी अफवाह उड़ी थी कि 1000 का नया नोट फिर से आने वाला है। 1000 का नया नोट छापने की खबरों को खारिज करते हुए सरकार ने कहा है कि उसकी कोशिश 500 और उससे छोटे नोटों की छपाई बढ़ाने पर है।
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि बैंकों या एटीएम से उतना ही कैश निकालें जितने की जरूरत हो। 2 दिन से अफवाह थी कि आरबीआई ने 1000 रुपए के नए नोट की छपाई शुरू की है। सरकार ने 13 मार्च 2017 से नोट निकालने की लिमिट खत्म करने का ऐलान किया है। सरकार ने 8 नवंबर 2016 की रात से 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था। सरकार ने 8 नवंबर 2016 की रात से ही 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था। संजीत खन्ना, जी मीडिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू हो रही है। कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम पिछले 19 टेस्ट मैचों से हारी नहीं है। पुणे में टीम इंडिया ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले 2 टेस्ट में टीम वही है जो बांग्लादेश के खिलाफ जीती थी। मैच से पहले विराट कोहली ने कहा कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है और यही हमारी टीम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। विराट ने कहा कि उनकी टीम का लक्ष्य देश के लिए खेलना और जीतना है। The only goal that we have is to win games of cricket for the country, and that's something that we always focus on. You know, as I said, it's going to be a tough series. They've got some quality players in their lineup from 1 to 11. विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम पिछले 19 टेस्ट मैचों से हारी नहीं है। 2012-2013 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के बाद से भारतीय टीम कोई मैच नहीं हारी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 2004-2005 से भारत में कोई टेस्ट नहीं जीती है। कप्तान विराट कोहली पिछले 13 टेस्ट मैचों में 1357 रन बना चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। डोडा में ताजा बर्फबारी के बाद वहां पर एक बार फिर से तापमान ठंडा हो गया है। मैदानों में गर्मी जोर पकड़ने की फिराक में है, जबकि घाटी में अभी भी बर्फबारी आकर्षण का केंद्र बन रही है। घाटी में बदलते मौसम की ये तस्वीरें बेहद ही अद्भुत और मनमोहक हैं। चारों तरफ सफेद चादर की छटा बिछ गई है। तस्वीरें डोडा के पर्वतीय इलाकों की हैं, जहां बर्फबारी के बाद का नजारा कुछ ऐसा है, शानदार और दिल को सुकून देने वाला। डोडा और उसके आसपास के इलाके में ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन बर्फबारी और बारिश के चलते जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम में आए इस बदलाव से कश्मीर और जम्मू के कई इलाकों में दिन के तापमान में सामान्य से 6 से 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। अपर रीजन में काफ़ी ज़्यादा बर्फ हुई है और दर्जे हरारत जो है काफ़ी नीचे आया है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जैसे जनवरी में थी जब भारी बर्फबारी थी। लगातार 2 दिन से यहाँ बारिश पड़ रही है और अपर रीचेस में गंदोके काल जुगासर में अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पता चला है कि वहाँ पे कम से कम 2 फीट तक बर्फबारी हुई है। यहाँ कोटी बेवली तक भी बर्फ आ चुकी है। तो अगर इसी तरह के हालात रहे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। प्रशासन ने खराब मौसम के चलते ट्रांसपोर्ट सेवा को फिलहाल बंद कर दिया है। ऐसे में सड़क हादसों की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ये कदम उठाया है। प्रशासन ने बांदीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला जिले में मध्यम श्रेणी के खतरे वाले हिमस्खलन की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। और अब जाते जाते देखिए मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर में बीते दिनों के मुकाबले पारा 30 डिग्री तक कम हुआ है। पहाड़ों पर बारिश की दस्तक ने मैदानों में कुछ हद तक पारा गिरा दिया है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। हिसार और गुरुग्राम में पारा 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो अमृतसर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। लुधियाना में अधिकतम तापमान 25 डिग्री नोट किया गया। पटियाला में 25 और बठिंडा में 26 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमाचल की बात करें तो मनाली में 11, शिमला में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। धर्मशाला में 17, जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी शहरों की बात करें तो मनाली और शिमला के तापमान में बीते दिनों के मुकाबले गिरावट दर्ज हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया।